नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने सर्वदलीय क्षेत्रों के परिसीमन पर एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करने की घोषणा की है और ये बैठक जल्द ही होने वाली है। वहीं पर दूसरी खबर की बात करें तो दिल्ली में अकबर रोड पर एक बार फिर से नाम बदलने की बावत जो है पैदा हो गई है। लोग जो हिंदू रक्षा दल हैं उन्होंने ये मुहिम छेड़ी है कि जो अकबर रोड है उसका नाम बदलकर संभाजी महाराज रखा जाएगा। वहीं पर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कपिल मिश्रा को आरोपी बनाया गया। तो उसमें दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसमें कपिल मिश्रा को फंसाया जा रहा है। और बात करते हैं कि कुछ ही दिन में होली आने वाली है और अभी रमज़ान का टाइम चल रहा है और 14 तारीख को जो होली है उसमें जुम्मा का दिन सामने आ रहा है। वहीं पर जो संभल के एक पुलिस अधिकारी हैं अनुज चौधरी, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि साल में होली एक बार आती है लेकिन जो है जुम्मा तो 52 बार आता है साल में। तो अगर किसी को इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम है तो वो अपने घर में नमाज पढ़े। और वहीं पर बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी, उन्होंने तेजस्वी यादव को बउआ कहकर पुकारा है। बउआ यानी कि बच्चा कहकर पुकारा है। इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अशर यासिर। आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन पर एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करने की घोषणा की है। ये फैसला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद आया है। सूचना और जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने चिंता व्यक्त की है कि केंद्र में एनडीए सरकार इस अभ्यास के माध्यम से दक्षिणी राज्यों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। उनका कहना है कि जो केंद्र में सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो कहीं ना कहीं जो दक्षिणी राज्य है, जो साउथ के एरिया है, साउथ के जो राज्य हैं, उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो साउथ के जो राज्य हैं उनकी तरफ से हमेशा ये कहा जाता है यहाँ से कि ये जो है हमारे साथ जो है एनडीए जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है वो सौतेला व्यवहार करती है। बिल्कुल सही। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले इसी तरह की एक बैठक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी क्या बोलते हैं आयोजित की थी और उस बैठक के बाद काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई थी। वहाँ की जितनी भी पार्टियाँ, उन सबके लोग ज़्यादातर वहाँ पर बैठक में आए थे, सिर्फ बीजेपी को छोड़ करके। और इसी तरह यहाँ पे भी एक बैठक आयोजित की जा रही। इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो यहाँ के डिप्टी सीएम बल्लू भट्टी विक्रमांक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के जनार्दन रेड्डी इस बैठक का वो करेंगे, क्या बोलते हैं, नेतृत्व करेंगे। हालांकि अभी टाइम और वक्त का कुछ पता नहीं है क्योंकि अभी रिपोर्ट खुल के सामने नहीं आई है। लेकिन ये कदम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा, जैसा हमने पहले बताया कि उनकी जो बैठक हुई थी उसी के बाद यहाँ के लिए भी ये करने के बाद ये उठाया जा रहा है कि यहाँ पे भी ऐसी स्थिति कहीं पैदा ना हो जाए। जिस तरह से आपने बोला कि साउथ के जो जितने भी हैं सबका ये कहना है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है। देखिए, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटका हो या फिर क्या बोलते हैं तेलंगाना हो जी, हर जगह पे अभी सिर्फ यही चीज़ें चल रही हैं कि काम नहीं हो पा रहा। और जो पैसे जो बोले जा रहे हैं बजट में वो पैसे सेंक्शन हो नहीं रहे हैं। यहाँ पे हिंदी भाषी राज्यों की बात होती है कि हिंदी भाषी राज्यों में ज़्यादा पैसा जा रहा है। वहीं आप देखिए कि इस बार के बजट में बिहार से ज़्यादा पैसा कहीं नहीं गया। बिहार को सबसे ज़्यादा पैसा गया है, ठीक है। और इसी बात को लेकर के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उनको अपोजिशन जो है वो कहीं ना कहीं क्या बोलते घेरता रहता है कि भाई आपकी जो डबल इंजन सरकार है, आपको जो वहाँ से पैसा मतलब वहाँ से जो पैसा मिलना चाहिए क्यों नहीं मिल रहा है। आप तो मोदी जी के खास हैं, आप जा करके उनसे पैसा लीजिए, आपको बजट में पैसा नहीं मिलता। तो ये जो केंद्र सरकार है, इसका मतलब ये है कि हम जहाँ जहाँ इलेक्शंस होंगे हम वहाँ पे उस क्षेत्र को बजट में रखेंगे अपने। अभी आपने देखा होगा दिल्ली चुनाव के 2 दिन पहले बजट हुआ था। इसमें अरविंद केजरीवाल ने बहुत टाइम पहले, मतलब चुनाव के दौरान ही एक बयान दिया था कि
जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं उनको जो है टैक्स पेयर में थोड़ी छूट मिले। तो मोदी जी ने उस पर काम किया, हमारे वित्त मंत्री ने उस पर काम किया। हम कह दें कि जो केंद्र में सरकार उसने उस पर काम किया, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ दिल्ली में। इसी तरह से अब आने वाले टाइम पे बिहार में इलेक्शंस हैं, तो बिहार में जो अभी बजट पेश किया गया उसमें बिहार को ज़्यादा तवज्जो दी गई। क्यों? क्योंकि बिहार से फायदा होने वाला उनको। बिहार में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन सरकार है, गठबंधन की सरकार है। अब इसी तरह से यहाँ पे आंध्र प्रदेश में अभी आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश में जब बाढ़ आई थी, जब तेलंगाना में बाढ़ आई थी, दोनों जगहों पे पैसा हुआ था। और आंध्र प्रदेश को सरकार बनने के बाद, केंद्र सरकार में सरकार बनी, उसके बाद स्पेशल पैकेज भी दोनों को दिया गया था। क्योंकि दोनों बैसाखियां हैं केंद्र सरकार की, एक क्या बोलते हैं नीतीश कुमार और दूसरे चंद्रबाबू नायडू। इन सारी चीज़ों से आंध्र प्रदेश को तो फायदा हुआ, लेकिन उसके ही पड़ोस में जब हम देखेंगे कि यहाँ तेलंगाना में कोई अभी तक उस तरह की कोई चीज़ हुई नहीं, राहत पैकेज नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें अब सब लोगों को नज़र आ रही हैं और सब लोग इस पे काम करेंगे। रीज़न यही है कि भाई जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं उनमें भी, ये नहीं मैं कहूँगा सारे हिंदी भाषी क्षेत्र, आप उनमें जहाँ पे आपको फ़ायदा होने वाला होता है वहाँ पे बजट को ज़्यादा देते हैं। बाकी अब यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ वाले जो है साउथ वाले, इनका ये कहना है कि आप हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वो हिंदी भाषी राज्यों को भी तवज्जो नहीं देते हैं। वो तवज्जो वहाँ देते हैं जहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, क्योंकि जब इलेक्शंस होंगे तो उनको वहाँ से फायदा होगा। इस तरह बिहार में हुआ, लेकिन अभी यूपी इतना बड़ा राज्य है, यूपी को इतना बड़ा बजट नहीं मिला। यूपी को 2027 में बजट मिलेगा, क्योंकि 2027 में यूपी में इलेक्शंस हैं, या 2026 के लास्ट में यूपी को बजट मिलेगा, क्योंकि 27 में आई थिंक क्या बोलते फरवरी में इलेक्शंस हैं वहाँ पे। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। साथ ही जो बैठक है इसके लिए ये भी बोला जा रहा है कि तेलंगाना कैबिनेट ने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण 42% तक बढ़ाने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है, जो कांग्रेस का चुनावी वादा भी था। ये पहल सरकार द्वारा हाल ही में कराए गए का संसद के बाद आई है, जो पार्टी नेता राहुल गांधी के पिछड़े वर्गों के लिए कोटे को बढ़ाने के वादे के अनुरूप है, जिसके बारे में बोला जा रहा है, जिसके बारे में हमने कल भी शायद किया था डिस्कशन की कविता ने भी ये बोला है कि हम ये चाहते हैं कि 3 बिल पेश हों, एक शिक्षा के लिए, एक क्या बोलते एक शिक्षा के लिए, एक जॉब के लिए, और एक राजनीतिक जो भी जीवन जीना चाहते हैं राजनीतिक तरह से, उस तरह के 3 वो पेश हो। तो उसको लेकर के भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही। वही खबर ये भी आ रही कि केसीआर साहब भी अब बाहर निकल रहे हैं। हालांकि उनके बारे में 2 महीने से खबर चल रही कि वो बाहर निकलने वाले हैं, और बाहर निकल के वो ग्रास रूट पे काम करेंगे। ग्रास रूट पे जो उनके वर्ग क्या बोलते पार्टी कार्यकर्ता है उनसे जाके मिलेंगे और उनकी परेशानियाँ पूछेंगे। इस सरकार में, क्योंकि कांग्रेस सरकार पे इल्ज़ाम लगा रही है क्या बोलते हैं बीआरएस की आप जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं उठा रहे, तो केसीआर साहब अब जनता से जुड़े मुद्दों के बारे में बात करेंगे और जनता से बात करें। लेकिन वहीं अगर बात की जाए रेवंत रेड्डी की, तो उन्होंने हमेशा से यही कहा है कि आप असेंबली में आइए, हम जो है असेंबली में बैठ के बात करें, लेकिन आप बाहर से क्या बयान दे रहे हो उस पर हमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी, वहीं पर बात करते हैं कि दिल्ली में जो है जब से भाजपा की सरकार आई है तब से नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी जो सेशन चल रहा था उसमें भी कुछ एमपीज थे, उन्होंने जो है ये मुद्दा उठाया था कि जो है जो मुसलमान नाम से नजफगढ़ है या बाकी जो है कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनके मुसलमान नाम हैं उनको बदला जाए। और वहीं पर इन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी एक मूवी रिलीज़ हुई है जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, छावा। उसमें छत्रपति शिवाजी को एक ऐसे रूप में दिखाया गया है कि उनको औरंगजेब के द्वारा प्रताड़ित किया गया है, और उन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर, या कह ले कि जो है जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, या जो यूपी में चुनाव होने वाले हैं, केरला में चुनाव होने वाले हैं, या पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, उन सारी चीज़ों की, उन सारे चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। हिंदू रक्षा दल और जो दूसरे बजरंग दल हैं वो इन सारी चीज़ों में अभी से लेकर भिड़ गए हैं, और उन लोगों ने जो दिल्ली का अकबर रोड है उसका एक बार फिर से नाम बदलने की कोशिश की है। वहाँ पर जो उन्होंने जो नाम लिखा हुआ था अकबर रोड का, उन्होंने कालिख पोत दी है,
और उन्होंने दावा किया है और उन्होंने ये कहा है कि इसका नाम बदलकर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज लगाना चाहिए, क्योंकि ये मुगलों के नाम पर आधारित है। और उन्होंने मुगलों को लेकर कुछ ऐसी विवादित बातें भी कही हैं। हाँ बिल्कुल सही। देखिए गौ रक्षा दल और हिंदू रक्षा दल के लोगों ने पोस्टर पर मुगलों पर हिंदुओं के नरसंहार, मंदिरों को तोड़ने और जबरन धर्मांतरण करने का आरोप लगाए हैं, पोस्टर जारी किए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि लोगों को मुगलों के नाम वाली सड़कों का विरोध करना चाहिए, ये उसमें लिखा गया। लेकिन पोस्टर में हाल ही में रिलीज हुई छावा का जिक्र किया गया है, जिसमें औरंगजेब को दिखाया गया है, जबकि इस घटना में अकबर को टारगेट ही नहीं, जबकि इस घटना में अकबर को टारगेट किया गया है। तो जिससे ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी जानकारी पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई आपके पास इल्म नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कौन कौन है, ठीक है। आप एक तरफ से सबका विरोध कर रहे हैं कि वो नहीं होता है कि आप मतलब अगर किसी को 4 नाम बच्चे को लेंगे तो बच्चा चारों नाम ले लेगा तो एक तो सही हो जाएगा। तो ये वाला हाल है कि आप सबको पकड़ के घूम रहे हैं। रीज़न ये है कि इस वक्त देश के हालात कुछ इस तरह हो गए हैं कि अगर आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे और आप जिस तरह से गौ रक्षा दल हो गया, हिंदू दल हो गया, या वीएचपी हो गया, या बजरंग दल हो गया, या ये जो आरएसएस के छोटे छोटे बनाए हुए ग्रुप्स हैं, इन लोगों में से जो बड़े बड़े मतलब इनसे जो एक लीडर निकल के आते हैं उनको बीजेपी में अच्छी सीट मिल जाती है, ठीक है, उनको ज़्यादा अच्छा सब कुछ मिल जाता है। अभी आपने देखा होगा कि तैमूर पे बहुत बड़ा बयान दिया था कुमार विश्वास ने, उनकी बेटी की शादी हुई, उनके रिसेप्शन में कल जो है देश के बड़े बड़े लोग गए, प्रधानमंत्री भी गए, ठीक है, और वो जब आम आदमी पार्टी में थे तो बीजेपी को गालियां देते रहते थे और कांग्रेस को गालियां देते रहते थे बैठ करके वहाँ से। फिर आम आदमी पार्टी से उनको राज्यसभा जाना था तो राज्यसभा जाने का टिकट क्लियर नहीं हुआ तो उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। उसके बाद कई सारी तोहमतें लगाई आम आदमी पार्टी पे, और फिर अभी हाल ही में कुछ टाइम से उनका जो नज़रिया है वो बीजेपी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बीजेपी का नहीं कहेंगे लेकिन आरएसएस की साइड ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो भी सनातन से लेकर के बात करते रहते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो कि इलॉजिकल है। हालांकि उन्होंने जो कविता पढ़ी थी एक, उसके बाद से मुसलमानों ने उन्हें सराखों पर रखा था। जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर हैं मुस्लिम शायर, वो सब उनको अपने साथ ले जाते थे और उसके बाद फिर उनको जो मकबूलियत मिली उसी के बाद मिली है, ठीक है। जब वो टीचर थे तब नहीं मिली थी, जब वो शायर क्या बोलते कवि बने तब मिली है। और उसके बाद फिर अब आप ये देखिए कि वो मुसलमानों के खिलाफ ही बोलते हैं, वो हर जगह आप उनके कई सारे बयानात देख ले, चाहे वो सोनाक्षी सिन्हा वाला मसला हो, चाहे वो तैमूर वाला मसला हो, इसी तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उन सब पे वो बोलते रहते हैं। और शायद उनको अब यही है कि हम किस तरह से जो है जा कर के राज्यसभा में बैठ जाए, बस उनको लालच हो गया है। अभी बीच में उनका ड्राइवर जो था उसने किसी एक नॉर्मल इंसान को मार दिया था, वो कार से हॉर्न दे रहा था। ये इनकी कार पीछे थी, उनकी कार आगे थी, तो वो तेज़ नहीं चला तो इनका ड्राइवर गया तो उसने मारा था। उस पर इन्होंने कमेंट किया था कि भाई आप लोग उल्टे सीधे जो है क्या बोलते वो करते रहते हैं, पहले पूरी बात सुनिए, फिर अपनी जो सफाई थी वो पेश की थी इन्होंने। तो अब देश में यही चल रहा है कि आप अगर मुसलमानों के खिलाफ या मुगलों के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपको ज़्यादा मतलब जो बीजेपी है या जो आरएसएस के छोटे छोटे विंग्स हैं वो आपको ज़्यादा सराहेंगे और आपको अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे। अब आप ये देखिए कितनी भव्य शादी हुई है, ठीक है। आप एक तरफ ये कहते हैं कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे तो जो कोई यहाँ बुलाता है मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक तरफ आप देखिए शादी के कितनी मस्त क्या बोलते सजी हुई थी, जो पूरा होटल था। तो ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं देश में नफरत फैला के कमा रहे हैं। आप इसी तरह अगर मोहब्बत फैला करके कमाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा मिलेगा। जिस तरह आपने जो अपनी शायरी पढ़ी थी उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली, ठीक है। आपको हर इंसान जहाँ भी आप जाते थे आपसे यही एक ही वो कविता सुनना चाहता था, बस वो कि आप एक वो कविता सुना दें उसके बाद आप चले जाएं, नो डाउट। लेकिन फिर आप कथावाचक हो गए। अब आप कथा करते हैं और उसी कथावाचक जब वो आप कथा करते उसी में आप मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। और आप अगर जाना चाह रहे हैं उसमें राज्यसभा में तो बीजेपी नो डाउट आपको टिकट दे ही देगी अब,
क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा नज़दीकी हो गए। और बीजेपी को आपने देखा ही होगा रिता कि बीजेपी हमेशा उस इंसान से ज़्यादा नज़दीक आ जाती है जो एक पार्टी को छोड़ के आया होता है, लेकिन वो एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है पता नहीं है कुछ। क्योंकि अभी हाल ही में कई लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके बारे में जब वो शामिल हुए थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, उसके बाद अब वो गायब हो गए। जिस तरह हम अगर बात करें झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे उनके बारे में अगर हम बात करें, चंपाई सोरेन, जब वो शामिल होने वाले थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, इनको मुख्यमंत्री का दावेदार पेश किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था। खैर इलेक्शंस हुए, वहाँ पे बीजेपी हार गई, सब ठंडा पड़ गया। जी, आपने बात की कि जो कुमार विश्वास हैं उन्होंने अपनी बेटी की बहुत ग्रैंड शादी की है, और वो ट्विटर पर या जो दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उस पर हमेशा ऐसी बातें करते हैं कि मुसलमान और हिंदू के बीच में एक शंका पैदा हो, एक खाई जो है बन जाए। लेकिन वहीं पर देखा जाता है जो एक मासूम जो लोग हैं, जो मासूम हिंदू कह लें चाहे मुस्लिम कह लें, जो जनता है वो इन लोगों की बातों में आ जाती है, और वो इतनी बातों में आ जाती है कि वो मर मिटने के लिए तैयार हो जाती है। और भाजपा के लोग इन सारी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश भी करते हैं, जैसी छावा मूवी आई है, दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी भी मूवीज़ आई हैं जिसको देखकर लोग उत्साहित हुए हैं, प्रोत्साहित हुए हैं, उनकी नज़र में कह लें। लेकिन अगर देखा जाए इन सारे लोग जो है, जो नेता हैं या जो कुमार विश्वास की बात कर लें, वो हमेशा अपनी बेटी की इतनी ग्रैंड शादी की है, अपने घर में उनका घर देखा होगा आपने कि कितना अच्छा घर है, शानदार घर है, लेकिन आम जनता को जो भड़काते हैं वो जनता का घर आप देख लें, उनके पास क्या रोज़गार हैं वो देख ले जनता। और वहीं पर जो आपने बोला ना कि इन सारी चीज़ों से उनको मकबूलियत हासिल होती है, मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा मामला सामने आया था। गौकशी के शक में 2 लड़कों को वहाँ की पुलिस ने पकड़ा और उन लोगों का जुलूस निकाला और उनसे नारे भी लगवाए गए। उन्होंने नारे लगाए कि पुलिस हमारी बाप है और गौ हमारी माता है, इस तरह से नारे लगाए। वहीं पर इन सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर बजरंग दल ने उन पुलिस वालों को सम्मानित भी किया। आप देखिए कि हिंदू संगठन जो भी हैं या बीजेपी के जो संगठन हैं वो बलात्कारियों का भी क्या बोलते हैं सम्मान करते हैं, उनको भी माला चढ़ाते हैं। तो उस दौरान फिर यही सामने आता है कि आपकी पार्टी में जो महिलाएं हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि गुजरात में जब इलेक्शंस होने वाले थे, बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं उनको छोड़ा गया, उसके बाद बाहर लोग उनके लिए माला लेके खड़े थे, उनको उनके लिए मिठाइयाँ बांटी गई उनके बाहर आने पे, और भी कई ऐसी चीज़ें हुई हैं कि तिरंगा यात्राएं निकाली गई हैं। और बीजेपी के लोग ही, एक बाबा है जो कि रेपिस्ट भी है, मर्डरर भी है, उसके पास जा कर के उसके सामने माथा टेकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बीजेपी में चल रही हैं। और रीज़न ये है कि आपने मतलब क्या बोलते हैं कि आप तरक्की तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे जो आपके पास थी। क्योंकि आरएसएस ने हिंदुस्तान की आज़ादी में जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंग्रेज़ों का साथ दिया, ले दे के उसको गुलामी कहा जाता है आज के डेट में। वो चीज़ें आपसे ख़त्म हो नहीं रही हैं अभी तक, आप वहीं पे अटके हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। फिर यही आरएसएस वाले लोग हैं, यही बीजेपी वाले लोग हैं जो मुसलमानों से हम जो है हम लोगों से हमारी यहाँ की शिनाख्त पूछते हैं कि भाई तुम कितनी मोहब्बत करते हो हिंदुस्तान से। और फिर जब कोई इसका जवाब देने वाला होता है तो उसके ऊपर किसी और तरह से इल्ज़ाम लगा, जिस तरह अभी अबू आज़मी जो अब क्या बोलते हैं वहाँ गए थे महाराष्ट्र के अबू आसिम आज़मी, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हिंदुस्तान उस वक्त जब औरंगज़ेब साहब थे, उस वक्त हिंदुस्तान जो अभी बोला जाता है कि हम अखंड भारत बनाएंगे, तो वो कंधार तक था। कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान जी। वो कंधार तक था। रीज़न ये है उस वक्त हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, टैक्स जो है बहुत ठीक ठाक लिया जाता था, और जो उस वक्त क्या बोलते हैं जो भी चीज़ें थी वो एक क्या बोलते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चल रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस बयान को दूसरी तरह से पेश किया गया। इस बयान के लिए अब देखिए 3 दिन से लगातार जो इसी पे बहस हो रही है। अरे उस बयान के तथ्य के बारे में आप जाने, आप कोई ये नहीं बोल रहा है कि उन्होंने क्या किया है। आपने देखा शिवसेना यूबीटी जो कि इंडिया गठबंधन में है, समाजवादी पार्टी भी जो है इंडिया गठबंधन में है, शिवसेना यूबीटी के लीडर्स भी यही कह रहे हैं कि इनको जेल में डालो, ठीक है, और भी कई लोगों के बयान सामने। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उन्होंने किस वे में बात की है।
उनका कहने का मतलब क्या था ये आप समझ नहीं रहे हैं, और आपने सिर्फ ये बोल दिया कि उनके जो है उन्होंने क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है। हाँ, जो सबको ठेस पहुंच गई। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ और सामने आई थी यासिर कि कल जो विपक्षी नेता हैं, जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो धनंजय मुंडे हैं उनका जो केस चल रहा है उन सारी चीज़ों को दबाने के लिए अबू आसिम आज़मी को सामने लाया जा रहा है। बिल्कुल सही, वही तो मैं कहने जा रहा हूँ कि देखिए जब भी ऐसे कुछ छोटे से मुद्दे को उठाया जाता है उसके पीछे आप देखिए बड़े बड़े मुद्दों को छुपाया जाता है। अभी कल ही एक आरएसएस के बंदे ने कुछ क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में कुछ लैंग्वेज को लेकर कुछ बोला था, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, उस पर सिर्फ अपोजिशन चर्चा कर रही है। भैया जी जोशी ने बोला कुछ लैंग्वेज को लेकर के बोला, जिसपे संजय राउत ने बोला था कि आप यूपी जाकर योगी आदित्यनाथ के सामने बात बोल सकते। लेकिन अब बड़े मुद्दे को छुपाने के लिए, धनंजय मुंडे के मुद्दे को छुपाने के लिए अबू आसिम आज़मी को टारगेट किया जा रहा है। उस टारगेट में वो उन्होंने तो माफ़ी भी मांग ली, उनको जो है क्या बोलते हैं वहाँ से असेंबली से बाहर कर दिया गया, मतलब क्या बोलते हैं पूरे सेशन के निलंबित कर दिया गया। तो उन्होंने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली, कहने लगे कि मैं नहीं जाऊँगा लेकिन हमारे क्षेत्र के लिए जो पैसा आवंटित होगा उस पर तो बात होनी चाहिए और मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूं। हालांकि उन्होंने कहा मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा, लेकिन उस बयान को इस तरह से लोगों के सामने पेश किया गया और जिस तरह से आप देखते हैं कि दरबारी मीडिया ने जिस तरह से पोस्टर्स बना करके उस बयान को दिखाया है, इससे तो यही साबित होता है कि भाई आप एक अगर कोई इस तरह की बात आप देखिए भैया जी जोशी ने जो बोला था उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अबू आसिम आज़मी ने जो बोला था उसके बारे में चर्चा हुई है। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत देता है फिर कि आप एक समाज को एक क्या बोलते हैं एक समाज के लोग को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। जी भैया जोशी की जो बात हो रही है, भैया जी जोशी ने जो लैंग्वेज को लेकर जो एक बयान दिया था उस पर कल कुछ भाजपा के नेता जो हैं उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि इनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन अबू आसिम आज़मी ने जो बोला वो एक ऐसी बात थी कि इससे जो है हिंसा फैल सकती थी, उनका ऐसा कहना था भाजपा के नेताओं का। वहीं पर बात करते हैं कि 2020 में जो दंगे हुए थे, दिल्ली दंगे, उसमें काफ़ी लोगों की जानें भी गई थी, कुछ लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचा था और ये सिर्फ एक समुदाय नहीं बल्कि दोनों समुदायों की तरफ से इन सारी चीज़ों को पेश किया गया था। दोनों समुदाय इन सारी चीज़ों में सफ़र किए थे, लेकिन उनके खिलाफ जो कपिल मिश्रा हैं, कपिल मिश्रा की हमने वीडियोस भी देखे थे उस टाइम पर, उन्होंने किस तरह से पुलिस के संरक्षण में आकर ऐसे ऐसे बयान दिए थे जिससे हिंसा नारे लगाए थे कि जिससे हिंसा और भी भड़क गई थी। लेकिन वहां पर उनके खिलाफ एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी। अब उन सारी चीज़ों पर बोलते हुए दिल्ली पुलिस का एक बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कपिल मिश्रा जो हैं, जो अभी कानून मंत्री बनाए गए हैं, उनके खिलाफ सुनियोजित ढंग से उनको फंसाने की साजिश की जा रही है। देखिए बिल्कुल सही बात है, दिल्ली दंगों को आज 5 साल हो गए, ठीक है। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में याचिका के जरिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। हालांकि पुलिस ने इस मांग का विरोध किया। पुलिस का कहना है कि उनको कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है, ठीक है। दिल्ली हिंसा मामले में कपिल मिश्रा की कोई भूमिका नहीं थी, यह दिल्ली पुलिस का कहना है। फिलहाल रावजोनी कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले पिछले महीने की 27 फरवरी को सुनवाई के दौरान जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने अपना जो आदेश है वो सुरक्षित रख लिया था। एक जांच में कहा था कि कपिल मिश्रा पर दोष मढ़ने की योजना बनाई गई थी। माना जा रहा है कि 24 मार्च को अब सुनवाई होगी उसमें शायद उनको क्लीन चिट दे दी जाए या उनके ऊपर जो केस चल रहा है वो बंद कर दिया जाए, क्योंकि अब वो कानून मंत्री भी बन गए हैं और मतलब सत्ता में वो भी आ गए हैं। रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें चल रही हैं उसमें आप ये देखिए कि अगर कोई बीजेपी के साथ होता है तो उसको कितनी रियायत मिलती है, ठीक है। बीजेपी के साथ आप रहेंगे तो आपको रियायत मिलेगी, अगर आप बीजेपी के साथ नहीं हैं तो आपको जितनी भी परेशानियां होंगी वो परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। तो इस वक्त देश में यही चल रहा है। केंद्र सरकार में बीजेपी है, आप बीजेपी के साथ हैं तो आप हर चीज़ में फ्री। आपने देखा होगा
कि अपोजिशन इल्ज़ाम लगाता रहता है कि जो भी जाता है बीजेपी में वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाता है। तो ठीक यही चीज़ चल रही है और ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई मतलब कोई गलत चीज़ें नहीं बोली जा रही हैं, ये बिल्कुल सही चीज़ है कि अगर आप बीजेपी में हैं या आप कितना भी बड़ा घोटाला करके बीजेपी में चले गए हैं तो आप वहाँ सुरक्षित हैं, आप वॉशिंग मशीन में जाके साफ होके आ गए। जी, अभी यूपी में विधानसभा चल रही थी, उसमें योगी आदित्यनाथ ने एक व्यक्ति की तारीफ की थी यासिर, जिसने महाकुंभ में नाव चलाकर 30 करोड़ रुपए कमाए थे और उसकी तारीफ की थी योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन बाद में कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि वो जो है हिस्ट्री शीटर था, उस पर कई सारी हत्याओं का आरोप है, कई सारे इल्ज़ाम हैं। अब वो सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, जैसा कि आपने बोला कि ऐसे लोगों की जगह सिर्फ भाजपा में है। बिल्कुल भाजपा में है और भाजपा में वही लोग तरक्की भी कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री बन गए हैं और भी कई ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो भी बीजेपी में जा करके या बीजेपी के साथ अलायंस करके वो आज जो है बड़े लीडर बन गए। अब इन्हीं सारी चीज़ों में एक और नाम सामने आ रहा है, एक पुलिस अधिकारी हैं संभल में, अनुज चौधरी। संभल में बताइए। जो संभल में जो 5 लोगों की हत्या हुई थी, 5 लड़कों की जो मुस्लिम थे जी, अब वो जो है उनकी हत्या होने के बाद कुछ टाइम के बाद वो गदा उठा के चल रहे थे लोगों के साथ, लोग उनके साथ जाते हुए JSR के नारे लगा रहे थे। ठीक है, अब वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी शायद अगले चुनाव में कुछ ना कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही, उन्होंने एक बयान भी दिया है कि भाई होली जो आती है वो साल में एक बार आती है और क्या बोलते हैं जो जुम्मा आता है 52 बार आता है, एक साल में 52 बार आता है। तो अगर किसी को होली के रंग से दिक्कत है तो अपने घर पे ही नमाज पढ़ ले, घर से बाहर ना निकले। तो एक तरह से धमकी दी गई है जी। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।